हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका दोबारा आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। लास्ट जो वीडियो थी वो हमने ख़त्म किया था आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो वही वीडियो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जब आपका सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे की बात अच्छे से समझ में आती है और रिस्पॉन्स करते हैं पॉजिटिव, तो वो फीडबैक वो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। उन रूल्स को हम 7 C's भी बोलते हैं, यानी आपके सी से स्टार्ट होने वाले 7 वर्ड्स जिनको हमें ध्यान में रखना है जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसका जो पहला वर्ड है वो है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है मेक इजी टू अंडरस्टैंड, यानी आपका जो सेंडर है और रिसीवर है उन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यानी सेंडर ने जो भी इंफॉर्मेशन पास की रिसीवर को, तो रिसीवर को वो इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी जरूरी है। सेकंड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब टू द पॉइंट, यानी जिस टॉपिक को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी से स्टिक रहें, उसी से रिलेटेड आपकी बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपका जो टॉपिक है वो किसी दूसरे पॉइंट को पहले रख रहा है और मेन पॉइंट आपका उस टॉपिक में बाद में आया। तो यानी आप टू द पॉइंट बात करें। थर्ड है आपका कंक्रीट। कंक्रीट यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी दूसरे लोग आपकी बात को क्यों सुनेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए जिनके बेसिस पर आप अपनी बात को प्रूव करेंगे कि हाँ मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। फोर्थ आता है आपका करेक्ट। करेक्ट यानी ग्रामर जो है जिसकी हेल्प से आप चीजों को लिख कर या बोलकर बताएंगे, उसके अंदर जो ग्रामर का यूज है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी करेक्ट ग्रामर यूज हो। एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज होना जरूरी है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, जिस जगह पर जिस वर्ड का यूज होना चाहिए वो उस जगह पर यूज हो। फिर आता है आपका कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी लॉजिकल एंड स्मूथ, यानी जो भी आप बात कह रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक होना जरूरी है, तर्क होना जरूरी है, और वो जो आपकी बात आप कह रहे हैं उसको प्रूव करता हुआ भी नजर आए कि हाँ ये बात आपने इसलिए कही है। फिर आता है कंप्लीट, यानी आप जो है सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी जो आपका कम्युनिकेशन है उसके अंदर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी किसी टाइप का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन जो है वो आपके रिसीवर के माइंड में नहीं बचना चाहिए, यानी आप जो इंफॉर्मेशन देंगे वो कंप्लीट देंगे। फिर आता है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है बीइंग पोलाइट एंड फ्रेंडली, यानी आप जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वो पोलाइट मैनर में और फ्रेंडली मैनर के अंदर आपका जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि सामने वाला भी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए सोचे। क्योंकि अगर आपका रूड बिहेवियर होगा तो सामने वाला आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, और कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आपका कम्युनिकेशन में गैप आएगा, और उस कम्युनिकेशन के गैप की वजह से आपका बैरियर क्रिएट होगा और कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो है कर्टियस हों, पोलाइट हों और फ्रेंडली हों। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला आपका क्लियर। कह रहा है इट मीन्स द आइडिया शुड नॉट ओनली बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। कह रहा है केवल सेंडर के माइंड में क्लियर नहीं होना चाहिए, साथ में इजीली जो है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए रिसीवर को भी। कह रहा है मैसेज है दैट टेक्स लिटिल टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। कह रहा है वो मैसेज जिसको पढ़ने में और समझने में कम समय लगता है, ऐसे मैसेज को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे कि एडवोकेट को हमने रिप्लेस कर दिया लॉयर से, तो एडवोकेट वर्ड को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि लॉयर हमें फट से समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमें जो है एडवोकेट की जगह किसका यूज करना चाहिए, लॉयर वर्ड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर आपका कंसाइज। कंसाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेन पॉइंट है आप उसी से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ ही शब्दों में आपने बहुत कुछ कहने की कोशिश करनी है, लेकिन जो आपका मेन आइडिया है वो लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो बिजनेसमैन है टाइम उसके लिए किसके समान है, पैसे के समान है। तो कोई भी व्यक्ति लंबा जो मैसेज है उसको पढ़ना पसंद नहीं करता, इसलिए हमें जो अपने वर्ड्स हैं उनको टू द पॉइंट रखना है, यानी कम शब्दों में हमें अपनी बात को कहना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो मिस नहीं होना चाहिए, यानी हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो, कम शब्दों में बात करें और टू द पॉइंट बात करें।
इसका एग्जांपल अगर आप लें तो वो आपने देखा हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई बार लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस आपके जो है आपको रिसीव होते हैं, लेकिन हम मोस्टली उनको अवॉइड करते हैं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसमें टाइम जो है हमारा वेस्ट हो रहा है। लेकिन वही मैसेज अगर शॉर्ट में हो और हमें एकदम से किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पता लग जाए छोटे मैसेज से, तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बजाय कि लॉन्ग मैसेजेस के। फिर आता है आपका कंक्रीट। कंक्रीट एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस मस्ट बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ वैग्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशंस। कंक्रीट और स्पेसिफिक, कंक्रीट का मतलब है ठोस, स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल एकदम निश्चित एक्सप्रेशन जो है हमें देने चाहिए, बजाय कि वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमें पता ही नहीं लग पाता कि सामने वाले ने क्या समझाने की हमें कोशिश की। तो कह रहे हैं आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कंक्रीट होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए और पर्टिकुलर होने चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अपने उन एक्सप्रेशंस को फिगर और फैक्ट्स की हेल्प से आप प्रेजेंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो यहाँ पर यानी हम जो बात कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, यानी आप जो भी बात कहें उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि मैं इस प्रूफ की वजह से या इन जो मेरे आंकड़े हैं इनकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। फिर कह रहे हैं करेक्ट। करेक्ट का मतलब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर करेक्ट ग्रामर का यूज हो, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज हो, राइट टोन हो कन्वे करने की मैसेज की, तभी आपका जो कम्युनिकेशन वो सक्सेसफुल माना जाएगा। यानी अगर बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स होंगे या अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज होगा तो उसकी वजह से आपका जो है सामने वाले का के जो ऊपर इंप्रेशन है वो आपका खराब होगा और उसकी वजह से हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे कम्युनिकेट ना करे। फिर कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है? कह रहा है रिक्वायर द वर्ड टू बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, यानी आपको अपने मेन टॉपिक से स्टिक रहना है, चिपके रहना है, मेन टॉपिक से हटकर आप कोई बात नहीं कहेंगे। तो कह रहे हैं नॉट ओनली दिस, कह रहे इतना ही नहीं, दे शुड मेक सेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज बीइंग कन्वेड। कह रहा है ये केवल इतना ही नहीं है कि आप मेन टॉपिक से जो है वो रहें, मेन टॉपिक पर रहें। इसका मतलब ये भी है कि आप जो कह रहे हैं वो कन्वे होना चाहिए, यानी उसकी सेंस होनी चाहिए कि आप उस मेन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उससे कनेक्टेड हो। फिर आते हैं कंप्लीट पे। तो कह रहा है कंप्लीट जो है जो भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो रिसीवर के पास किसी टाइप की क्वेरी, किसी टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं बचता है तो यानी आपकी वो इन्फॉर्मेशन क्या है? कंप्लीट। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो डेट शीट, आपकी जो स्कूल की डेट शीट है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कब पेपर है, किस चीज का है, कितनी देर चलेगा, कितनी आपकी छुट्टियां होंगी, 2 पेपर्स के बीच में होंगी या नहीं होंगी, क्या आपने कैरी करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डेट शीट में मेंशन होती है, जहां पर स्टूडेंट्स के पास कोई भी क्वेरी नहीं बचती। तो ये जो डेट शीट वाला कम्युनिकेशन है रिटर्न कम्युनिकेशन है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप रिसीवर का काम करते हैं तो आपके पास किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी नहीं आती, तो वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। फिर आते हैं कर्टियस पे। कह रहा है वर्ड्स जब भी आप सजेस्ट करते हैं तो आपका जो स्पीकर है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका लिसनर है उसकी भी फीलिंग्स है, तो हमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके लिसनर्स की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो। हमेशा हमें पोलाइट और फ्रेंडली तरीके से जो है और ऑनेस्टली एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे रिसीवर को, तो रिसीवर भी आपको रिस्पेक्ट देगा, यानी आप जैसा उसके साथ पोलाइट व्यवहार करेंगे वैसा ही पोलाइट व्यवहार आपके साथ भी होगा। तो इसलिए हमारा कर्टियस बने रहना जरूरी है जब भी हम कम्युनिकेट करें। तो ये थे हमारे 7 C's जिनकी वजह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम राइटिंग स्किल्स पे। ये आपका बेसिकली ग्रामर का टॉपिक है, फिर भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है आपका सेंटेंसेस। तो सेंटेंस हमने पढ़े हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कम्युनिकेट करते हैं कंप्लीट थॉट को, यानी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। और सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है? आपके कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं आपके क्वेश्चन मार्क से, फुल स्टॉप से या एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे यहाँ नीचे दिया है शीतल गोज टू द टेम्पल, तो इसका जो आपका वर्ड्स का ग्रुप है इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग हमें निकल कर आता है, तो इसलिए क्या है आपका एक सेंटेंस है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड में फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। तो यानी सेंटेंसेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेजेस की, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि ये हमें कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं बताते। जैसे कि टू द टेम्पल, तो यहाँ टू द टेम्पल जो है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या टू द टेम्पल हमें कुछ अर्थ या आपका मीनिंग जो है वो कंप्लीटली
क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर जब मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसकी कंप्लीट सेंस नहीं है, तो हम इसको किस में काउंट करते हैं, आपका फ्रेजेस में काउंट करते हैं। फिर आते हैं पंक्चुएशंस। करेक्ट, क्लैरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है गुड पीस ऑफ राइटिंग का। जब आप कोई चीज लिखते हैं, वो क्यों लिखी, किस मूड के साथ आपने लिखी, क्या एक्सप्रेशंस थे लिखने वाले के, तो उसके लिए जिन चीजों का यूज करते हैं वो हमारे होते हैं पंक्चुएशन। तो यानी पंक्चुएशन हमारे क्लियर एक्सप्रेशंस के लिए जो है जिम्मेदार है कि किस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस को लिखते समय सामने वाले को जो है महसूस कराते हैं या सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। तो कह रहे कि पंक्चुएशन जो है मीन्स राइट यूज ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, स्टॉप एंड मार्क्स विच सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर और वन पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अनदर पार्ट। यानी पंक्चुएशन वो आपके सर्टेन पॉइंट्स, स्टॉप्स या मार्क्स हैं जो कि आपके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक पार्ट के सेंटेंस को दूसरे पार्ट के सेंटेंस से अलग करते हैं। फिर बात करते हैं कुछ मेन पंक्चुएशन मार्क्स की, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला आता है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर जो है कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एक तो हम फर्स्ट लेटर जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। ऐसे ही जब प्रॉपर नाउन होता है या प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, यानी किसी का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जब हम लिखते हैं तो वो भी कैपिटल में लिखते हैं फर्स्ट लेटर। कह रहा फर्स्ट लेटर एवरी लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री यानी पोएम जब आप लिखते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। कह रहा है कैपिटल लेटर यूज टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कोमा। जब कोई बात किसी ने कही है और उसकी कही हुई बात को हम डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, आपका कैपिटल होता है। मोस्टली ऐसा आपने देखा होगा जब आप नरेशन पढ़ते हैं या आप जो है किसी के द्वारा कही गई बात, जैसे ही सैड आई एम इल, तो यहाँ पर जो है आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर आया हुआ फर्स्ट लेटर आपका क्या रहता है, कैपिटल रहता है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर के नाम, लैंग्वेज, हिस्टोरिकल इवेंट, डिग्रीज, डेजिग्नेशन, इन सब के जो नाम हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। उसके बाद आते हैं फुल स्टॉप पे। तो फुल स्टॉप का मेन पर्पज है ये बताने के लिए कि जो आपका सेंटेंस है वो एंड हो गया है। लेकिन इसके अलावा जो है आपके मोस्टली ये डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होते हैं, लेकिन कई बार हम फुल स्टॉप का यूज एब्रिविएशन पर्पज के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम आपका MA लिखते हैं तो M.A लिखते हैं, तो ये जो यहाँ पर फुल स्टॉप यूज हुआ ये एब्रिविएशन को बताता है, यानी आपकी M की कुछ फुल फॉर्म अलग होगी और A की कुछ फुल फॉर्म अलग होगी। तो इसी तरीके से हम जहाँ पर एब्रिविएशन यूज होते हैं वहां पर आपके फुल स्टॉप का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क क्या है, किस टाइप के सेंटेंसेस के लिए यूज होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क हमें पता है, क्वेश्चन मार्क जब क्वेश्चन का एंड होता है, यानी हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बताने के लिए आपका किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क्स। एक्सप्लेनेशन यानी आपकी सडन फीलिंग्स या कोई अर्जेंट कमांड या स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस जो हैं उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क का। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कई बार हम लिखते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वहां पर आपका जो है एंड में हम एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज करते हैं। तो वो हमारी सडन फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हमारा यूज किया जाता है। फिर होता है कोमास। कह रहा है इट इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज। शॉर्टेस्ट पॉज का मतलब जब हम कुछ बात रुक कर किसी को बताना चाहते हैं, पॉज लेते हैं, हल्का सा हम गैप लेते हैं, दैट इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉज इन द सेंटेंस। कह रहा है ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यूज होते हैं जब हम 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आते हो और लास्ट वाला वर्ड एंड से कनेक्ट हो, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे राम, सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर जो आपका राम और सीता उसको अलग किया गया है आपके कोमा से, और जो थर्ड पार्ट है उसको एंड से कनेक्ट किया गया है। इसी तरीके से कोमा का जो यूज है दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज होता है। इसके अलावा आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने कहा ही सैड आई एम इल, तो इस वाले सेंटेंस में अगर हम बात करें तो आपका सैड वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड
स्पीच है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए अगर आप यहाँ देखें तो मैंने सैड के बाद कोमा का यूज किया है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सैड को और आपके इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए गए सेंटेंस को एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। फिर आते हैं हम एपोस्ट्रॉफी पे। तो एपोस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं मोस्टली किसी लेटर को ओमिट करने के लिए यानी हटाने के लिए। जैसे हम लिखते हैं हैजंट, हैज नॉट जो है उसको हम हैजंट किस तरीके से लिख देते हैं, हैज एन लगा के एपोस्ट्रॉफी लगा के और टी लिख देते हैं। तो यहाँ जो एपोस्ट्रॉफी लगा है यानी वो उसने किसको ओमिट कर दिया, ओ को रिमूव कर दिया। इसी तरीके से पोजेसिव केस यानी जब हमें अधिकार बताना होता किसी चीज पे, जैसे राम्स बुक, राम की किताब। तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाया हमने उसका मतलब है हम क्या बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं। प्लूरल ऑफ नंबर या लेटर्स लिखने के लिए जैसे हमने अभी लिखा था 7 सीज। तो यहाँ पर जो सीज थे वो नंबर ऑफ ज्यादा थे, नंबर भी आ गए, नंबर ऑफ लेटर्स भी आ गए। तो ये किसके लिए होता है आपका एपोस्ट्रॉफी, इन सब चीजों को बताने के लिए हम यूज करते हैं। फिर आते हैं इन्वर्टेड कॉमास पे। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा या किसी ने कोई कोटेशन बोली हो, किसी पर्सन की बोली हुई बात को जब हम मेंशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। कह रहा है दे आर यूज्ड टू इनक्लोज कोटेशन और वर्ड एक्चुअली स्पोकन बाय पर्सन। एक्चुअली किसी बंदे ने जो बात कही है उसको जो है हम इन्वर्टेड कॉमास में काउंट करते हैं। कह रहा है इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इनक्लोज टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल है, जर्नल है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है सेंटेंस में, उनको मेंशन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का, ताकि आपकी जो है उस सेंटेंस में वो सारी चीजें डिफरेंटली नजर आए। फिर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं उनमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपकी बताई गई हैं, जैसा नीचे आप देख रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, ये सारी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच है। इनको डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहले आती है आपकी नाउन। नाउन क्या है। तो नाउन जो है हमने पढ़ा है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी ऑब्जेक्ट के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं। जैसे रीमा, फादर, दिल्ली, बॉय, टेबल, चिल्ड्रन, ये सारे क्या हैं आपके नाउन है। इसी तरीके से प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। जैसे हम बार बार राम 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 लिखने के बजाय राम को हम रिप्लेस कर देते हैं एक वर्ड से, ही से। तो ही यहाँ पर जो है राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमने राम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ही जो है वो किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का, जो हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। फिर आते हैं वर्ब पे। तो वर्ब आपके वो वर्ड हैं जो किसी एक्शन को बताते हैं जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट ने किया, यानी डूइंग वर्ड्स भी हम इनको बोलते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी काम के होने को बताते हैं। जैसे हंसना, खेलना, सोना, बैठना, यानी आपका हो गया प्ले, स्विम, रीड, राइट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके वर्ब हैं। फिर आते हैं एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन, यानी किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हाउस जो है हमारा नाउन है। नाउन की विशेषता क्या है कि हाउस की विशेषता क्या है, वो नया है, न्यू। तो न्यू यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नाउन जो है वो कौन सा है, हाउस। तो इसने नाउन की विशेषता बताई कि घर कैसा है, नया है। उसी तरीके से आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स दो चीजों को लेकर बने हैं, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। यानी एडवर्ब जो है वो वर्ड हैं जो वर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेंगे और किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में हम देखें, शीला स्पीक्स सॉफ्टली, तो स्पीक्स तो हमारी वर्ब होगी, स्पीक्स हमारी वर्ब है, लेकिन कैसा बोलती है, सॉफ्टली। तो सॉफ्टली जो है वो हमारी क्या होगी, एडवर्ब, क्योंकि इसने जो विशेषता बताई सॉफ्टली वो किसकी बताई है, वर्ब की विशेषता बताई। याद रखिएगा एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, जबकि एडवर्ब्स आपकी वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। फिर आते हैं प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशन में आपका क्या है, क्या है, प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो प्लेस होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो दिखाया जाए बाकी वाले वर्ड से। जैसे कि यहाँ पर बात करें, देविका जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नाउन है, उससे पहले यूज हुआ, कहाँ जंप किया उसने, इनटू, में।
तो यहाँ पर जो इनटू है वो किसका काम कर रहा है, प्रपोजिशन का, क्योंकि ये जो देविका और स्विमिंग पूल इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि क्या हुआ। देविका ने जंप किया, लेकिन किस में जंप किया, स्विमिंग पूल में जंप किया। में यहाँ पर इनटू जो है वो किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन। और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं आपकी। उसके बाद आते हैं कंजक्शंस पे। तो कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोले जाते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया। जैसे नीचे एग्जांपल देखें, दे कैन वॉच कार्टून और ए मूवी, वो कार्टून देख सकते हैं और मूवी देख सकते हैं। तो ये जो दो वर्ड्स थे ये किससे कनेक्ट हो गया, आपके और से। ऐसे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बताते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, स्पॉन्टेनियस फीलिंग ऑफ माइंड, यानी कोई जॉय आया, कोई सोरो आया, कोई खुशी हुई, कोई दुख हुआ, उन सब चीजों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे वाओ हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, तो यहाँ पर जो है आपकी एकदम से जो फीलिंग्स हैं उनको इसने एक्सप्रेस किया कि देखो वाओ कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, कितना सुंदर नजारा है। तो यहाँ पर जो है सारी इंटरजेक्शंस का यूज हुआ है। तो ये जो वर्ड्स आपके हैं, वाओ, व्हाट, अलास, सॉरी, ये सारे वर्ड्स आपके जो हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पे। सेंटेंस हमने पढ़ लिया था, सेंटेंसेस के कितने पार्ट हैं उसकी बात करते हैं। तो कह रहे हैं आपके जितने भी इंग्लिश सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, और कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी सब्जेक्ट आपके वो प्रोनाउन, नाउन या नाउन फ्रेज हैं जो किसी काम को करते हैं, यानी वो पर्टिकुलर नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज जो किसी काम को करते हुए पाए जाएं वो क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट। और ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा किससे पहले आएंगे, वर्ब से पहले। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो वस्तुएं या वो पर्सन जिसके ऊपर काम किया गया उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इट कैन बी नाउन, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज, और प्रोनाउन हो सकता है। कह रहे हैं दो वर्ब होती है हमारे पास, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट कैरी करती है। इंट्रांजिटिव के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसकी अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई, और ऐसा ही एक सेम एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहां अगर हम बात करें तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कहाँ उड़ते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है। तो यानी ये जो आपकी वर्ब है ये किस टाइप की है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई आ गया, यानी आपका ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट का। इसमें तीनों चीजें हैं आपकी। तो ये जो आपकी वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरीके से जो आपके ऑब्जेक्ट्स है उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो हमेशा व्हाट के क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे आई गिफ्टेड ए पेन, मैंने पेन गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, व्हाट, ए पेन। तो ए पेन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू होम का आंसर देगा, किसको दिया, किसको शब्द का आंसर जब देता पाया जाए कोई ऑब्जेक्ट, कोई वर्ड, नाउन, तो वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आई गिफ्टेड हिम ए पेन। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या दिया, व्हाट, तो ए पेन, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, हिम, तो हिम यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी ए पेन तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, और क्या में आंसर आता है जिस ऑब्जेक्ट का, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर किसका क्वेश्चन पूछ के आंसर आता है इनडायरेक्ट, आपका किसको दिया वो पेन या किसको दी वो चीज, तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। तो सबसे पहले कह रहा है एक्टिव वॉइस कौन सी है, कह रहा है जब सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आल्सो परफॉर्म्ड नेम्ड इन द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। कह रहा है जब सब्जेक्ट जो है
वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो काम करता हुआ पा जाए तो उसको तो कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कौन सी होती है? जिसके अंदर एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें SON का एक रूल होता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जो रूल चलता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये तो आपकी होती है एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, स्टार्टिंग जब एक्टिव वॉइस में होती है तो यहाँ पर जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो काम कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन से चेंज होकर बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी लोकेशन से चेंज होकर बन जाता है ऑब्जेक्ट। वर्ब अपने अकॉर्डिंग प्लेस होती है। यानी अब पैसिव वॉइस में जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। लेकिन सब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यानी रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है आई कंपाइल्ड द स्टोरीज, मनीषा ओपन द डोर। तो यहाँ पर अगर हम, ये तो हमारे एक्टिव वॉइस, इनके अगर पैसे बनाते हैं तो स्टोरीज आर कंपाइल्ड बाय मी, ऐसी द डोर वाज ओपन बाय मनीषा। तो यानी आपके एक्टिव वॉइस तो सिंपल होंगे लेकिन पैसिव वॉइस में बाय जो प्रपोजिशन है उसका यूज किया जाता है। फिर आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे, यानी काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पर्पस। असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव हम इनको बोलते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है यानी वो सेंटेंसेस जिसके अंदर आपके कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस दी जाए। फिर आते हैं इंटरोगेटिव, यानी जहां पर आपके क्वेश्चंस का जो है पूछा जाए क्वेश्चंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पर आपकी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करना हो, सडन फीलिंग्स के एक्सप्रेशंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑप्टेटिव वो वाले होते हैं जहां पर विश या कोई प्रेयर की जाए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू। ये सारे सेंटेंसेस किसमें जाएंगे? ऑप्टेटिव में जाएंगे। तो ये आपके 5 टाइप के क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। फिर बात आती है हमारी कि सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ ली, लेकिन जो पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन है, ये पैराग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें फॉर्म करना चाहिए। तो कह रहा है पैराग्राफ क्या है? ग्रुप ऑफ क्या है? कनेक्टेड सेंटेंसेस जो फोकस करते हैं सिलेक्टेड टॉपिक पे और एक सेंट्रल थीम को जो है वो डेवलप करते हैं। यानी आपके पैराग्राफ में यूज होने वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो एक मेन आइडिया के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं आपने दिवाली के बारे में ऐसे लिखना, आप दिवाली का लिखते लिखते और होली पे पहुंच गए, दशहरे पे पहुंच गया, दूसरी चीजों पे पहुंच गए। तो कह रहा है उस केस में आप जो फोकस करेंगे वो मेन टॉपिक पे करेंगे और जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे पैराग्राफ में वो एक सेंट्रल आइडिया को लेकर चलेंगे। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक अच्छा पैराग्राफ जो है, इफेक्टिव पैराग्राफ जो है, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चीजें होनी जरूरी है। तो पहली चीज तो है यूनिटी, यानी यूनिटी का मतलब है आपका पूरा पैराग्राफ सिंगल थॉट के ऊपर बेस्ड हो। जो आपने लीडिंग सेंटेंस में या टॉपिक में ऊपर सेंटेंस में दिया हुआ है कि आपने ऊपर दिवाली लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, तो उसी से रिलेटेड आपकी सारी की सारी जो सेंटेंसेस हैं वो चलनी चाहिए। फिर कह रहा है कोहेरेंस, यानी आप जो भी चीजें बता रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कह रहे जितने भी आइडियाज आपके हैं जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं पैराग्राफ में वो लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे से। ऐसा नहीं है 2 लाइनें कुछ कह रही हैं, 2 लाइनें कुछ कह रही हैं, अलग अलग थीम जो है नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल थीम पर बेस्ड हो। फिर कह रहा है एडिक्वेट डेवलपमेंट। एडिक्वेट डेवलपमेंट मतलब पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से डिस्क्राइब होगा, कैसे आपकी चीजों को, आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेगा। कह रहा है अगर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके रीडर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो यानी आपका जो पैराग्राफ था उसमें वो क्वालिटी नहीं थी या वो आपको एक्सप्रेस करने की काबिलियत नहीं थी जो यूजर के या आपके रीडर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाए। यानी आपका जो कम्युनिकेशन है, मैंने आपको पहले बताया था, इफेक्टिव कब होगा? जब आपके सेंडर के पास किसी टाइप का कोई क्वेश्चन जो है ना आए, यानी रिसीवर सेंडर से वापस कोई भी रिस्पॉन्स के रूप में कोई क्वेश्चन ना पूछे
या कोई क्वेरी ना पूछे। फिर कह रहे हैं वैरायटी। वैरायटी कहना है मतलब कि एक ही थीम पर हो। वैरायटी का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग टाइप के जो है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कवर करें एक ही टॉपिक में। कह रहा है वैरायटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ पॉइंट्स, फैक्ट्स। कह रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आप फैक्ट्स दे सकते हैं, फैक्ट्स फिगर्स बता सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडिया जो है वो क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए। यानी आपका जो पूरा पैराग्राफ है वो टोटली मेन आइडिया पर फोकस करे। तो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया बेटा। यहाँ हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इसके एमसीक्यू वाली वीडियो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। इसके अंदर मैं 50 एमसीक्यूज के अराउंड आपको जो है वो करवाऊंगा। तो आप जो है कनेक्टेड रहें आपके यूट्यूब चैनल पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है रीच करें और उनको एक सही गाइडेंस, एक सही तरीके से उनको तैयारी का जो है गाइडेंस मिल पाए। तो चलिए आप इस वीडियो तक सारे अपने इस डाउट्स को जो है क्लियर करें। फिर भी बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।